हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें जो चैप्टर फर्स्ट करवाया है, तुमने इसको देखा है नहीं देखा है कोई बात नहीं है, ठीक। अगर देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम इस चैप्टर को फिर ढंग से देखोगे। अब सुनो, हमें करना क्या अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको ना एक बार वीडियो देख के उसकी एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक। और बाकी तो हल्का बहुत जो तुम्हें लगता है ना ये पॉइंट डिफिकल्ट है उसको याद कर लेना, तुम्हारा मैटर अपने आप सेट हो जाएगा। अब सुनो, हम बात करते हैं इसमें उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, ठीक है। उपभोग करता है। अगली बात करते हैं भाई उपभोक्ता के बारे में और कुछ कुछ बातें हैं। कह रहा है उपभोक्ता उसी वस्तु में, हाँ, कह रहा है कि उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि, ठीक है, और व्यय करने की क्षमता और वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, ठीक। ये 4 चीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास डिपेंड करती है कि उपभोक्ता किस वस्तु की तरफ जाएगा या किस वस्तु की तरफ नहीं जाएगा। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं उपयोगिता क्या होती है। देखो, उपयोगिता का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर मान लो कि कोई भोक्ता है, अगर वो किसी भी वस्तु को खाता है, ठीक, उस वस्तु को खाते वक़्त उसको जितनी संतुष्टि फ़ील होती है, जितना उसको लगता है हाँ भाई अच्छा लग रहा है, उसको जब गिनते हैं उसे हम बोलते हैं उपयोगिता, ठीक। तो कह रहे हैं कि एक वस्तु की उपयोगिता किसी आवश्यकता अथवा इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये तुम्हारा आराम से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो उपयोगिता की अगर बात करें, उपयोगिता को हम 2 तरीके से नापते हैं। पहले होता है गणनावाचक, ठीक है। दूसरे बोलते हैं क्रमवाचक, ठीक है। गणनावाचक के अंदर क्या होता है, इसमें इकाई बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम संख्या देते हैं, जैसे 1 की उपयोगिता मिल गई, 2 मिल गई, 3, 4, 5। इसमें हम क्या है, इसमें नापते हैं गिनती में। इसमें गिनती में नहीं नापते, इसमें हम देते हैं कि स्तर, ठीक है। पहला स्तर भाई अच्छा लगा, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, अगली बात करते हैं। देखो कि हमारे पास गणनावाचक के अंदर क्या-क्या आता है, ठीक है। अगर गणनावाचक के अंदर बात करें ना, इसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं, वो वाली चीज़ देखो पहले। अब सुनो, भाई गणनावाचक कह रही गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की सहायता से उपभोक्ता संतुलन के व्यवहार को समझा जाता है। अब सुनो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में आता है, ठीक। अब वो चीज़ देख लो क्या-क्या है। तो हमें 2 चीज़ समझनी है, एक होता है कुल उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता का मतलब है तुम एक वस्तु की जितनी भी इकाई का उपभोग करते हो, ठीक है। जैसे मान लो तुम 10 बर्गर खा रहे हो, 15 बर्गर खा रहे हो, तुम एक वस्तु की जितनी भी इकाई का उपभोग करोगे, उससे मिलने वाली जितनी संतुष्टि है, ठीक है, जितनी उपयोगिता है, उन सब के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता बोलते हैं, ठीक। अब सुनो, अगली बात करते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है। भाई सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि हर एक इकाई पे, ठीक है, हर एक अगली इकाई को खाने पे, जैसे मान लो कि तुमने मान लो जब पहला बर्गर खाया, तुम्हें कितनी उपयोगिता मिली, तुम्हें कितनी यूटिलिटी मिली। जब तुमने दूसरा बर्गर खाया तो कितनी मिली, तीसरे पे कितनी मिली, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे। तो हर एक इकाई पे तुम्हें जितनी भी उपयोगिता मिलती है, उसी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। तुम इसको इस टेबल से समझ जाओगे आराम से। देखो कैसे, मैंने बोला भाई जब मैंने एक भी रसगुल्ले नहीं खाए तो मुझे कुछ भी उपयोगिता नहीं मिली, ठीक। जब मैंने एक रसगुल्ला खाया, ठीक, मुझे जो टोटल उपयोगिता मिली वो मिली 12, ठीक। 2 को खाने पे मिली 20, ठीक है। 3 को खाने में मिली 25, ऐसे ही 6 को खाने पे कितनी मिली 24। अब यहाँ पर क्या बात बनती है, जो मेरे पास अगली चीज़ है, हमें करना क्या है इसके अंदर। जब मैंने पहला खाया कितना मिला मेरे को, 12 मिला, ठीक है। जब मैंने दूसरा खाया, जब मैं दूसरे पे आ गया तो कितना बढ़ गया, ठीक है, सिर्फ 8 बढ़ा। जब मैं दूसरे से तीसरे पे आया, ये हुआ 5, ठीक है। तीसरे से चौथे पे आया तो 3, चौथे से पांचवे पे आया तो 0, और पांचवे छठे पे आया तो माइनस का हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो, मैं कह रहा हूँ ले बेटा रसगुल्ले खा ले, तो पहले रसगुल्ले में तुम्हें बहुत मजा आता है, ठीक है। जब भी कोई इंसान ना वो कोई चीज जब पहली बार खाता है, उसे क्या है, वो चीज ना बहुत अच्छी लगती है, ठीक। तो हुआ है यहाँ पे ऐसे ही, उसने पहला खाया उसे बहुत अच्छा लगा, उसने दूसरा खाया ना, ठीक है, तो उसे थोड़ा कम अच्छा लगा। जब उसने तीसरा खाया जब उसने तीसरा खाया उसे एक और कम अच्छा लगा। जब उसने चौथा खाया बोला और, ठीक है, अब कह रहा भाई मन भर गया। पांचवे पे अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है।
अब उसको हमने अगर एक और खिला दिया, उसने कर दी उल्टी, ठीक। जब कोई इंसान किसी चीज से मन उसका मन भर जाता है और वो उल्टी कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको भाई कि उसकी जो उपयोगिता है वो चली गई माइनस में, इस तरीके से। अब सुनो, तो हम वही वाली बात करते हैं कि मेरे पास, अच्छा एक ना इसका क्वेश्चन आता है कि जो कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता तभी अधिकतम होगी जब तुम्हारी सीमांत उपयोगिता 0 होती है, ठीक है। तुम्हारा आंसर, एक क्वेश्चन आता है इसका। अब सुनो भाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इसके बीच में क्या क्या अंतर होता है, ठीक। एक तो इसका बहुत शॉर्ट तरीका है कि मैं तुम्हें याद करवा दूं कैसे कैसे होता है। तो याद रख के चलना है कि जब मेरे पास, जब कुल उपयोगिता, जब, मैं ऐसा बता रहा हूँ देखो, जब मेरे पास सीमांत उपयोगिता प्लस में होती है, ठीक है, तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, तो जो कुल उपयोगिता है वो होती है अधिकतम, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है अधिकतम होती है। जब मेरे पास सीमांत उपयोगिता माइनस में होती है, तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। ऐसे याद रख लो, खत्म तुम्हारा मैटर, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स के बारे में लिख देना हिंदी में ना बना के, ठीक। भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक। इस नियम के अनुसार जब भी हम किसी वस्तु की अन्य इकाई का उपभोग करते हैं, उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती रहती है। देखो, अगर 3 मार्क्स में आया तो ये डेफिनेशन, ये कर्व सेट, 3 मार्क्स से जैसे आगे बढ़ गया डेफिनेशन, ये टेबल, ठीक है, ये वाला टेबल, ये टेबल, ठीक। और इस टेबल के बारे में हल्की हल्की बातें समझा देना उसको, और फिर ये कर्व, और इस कर्व को समझा देना। कैसे करोगे देखो, ये रहा तुम्हारा ऐसे, ठीक है। ये, इसे दूसरे पेन से बनाता हूँ, रुको। मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा यहाँ से बढ़ा, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एकदम अधिकतम पे, ठीक है, तुम्हारा एकदम मैक्सिमम पे आ गया, ठीक। फिर यहाँ से जब देखो, तुम्हारा मैक्सिमम कब है, जब तुम्हारा जो एम यू है, ये तुम्हारा है एम यू का, ठीक है। ये तुम्हारा कर्व है टी यू का। जब तुम्हारा एम यू 0 होता है, उस टाइम तुम्हारा टी यू कितना होता है, अधिकतम होता है, ठीक। उसके बाद जब तुम्हारा एम यू घटना शुरू होता है, तुम्हारा टी यू क्या है यहाँ पे, जब तुम्हारा एम यू नेगेटिव हो जाएगा ना, तो टी यू तुम्हारा क्या है, घटना शुरू होता है। इसको याद रख के चलना, ठीक है। तो यही सारी सारी बातें इसमें समझा रखी है, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ लेने एक बार, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। अब सुनो, अगली बात करते हैं कि मांग क्या होता है और मांग वक्र क्या होता है। देखो, बोलते ऐसा है, किसी एक वस्तु की कितनी कीमत पर हम उसकी कितनी इकाई का मांग करेंगे, ठीक। उसको जिस टेबल से दर्शाते हैं, जिसको जिस तालिका से दर्शाते हैं, ठीक है, उसे मांग तालिका कहते हैं, ठीक है। और जिस वक्र से दर्शाते हैं उसको मांग वक्र कहते हैं। लेकिन बात करते हैं मांग क्या होता है, ठीक। वस्तु की मात्रा, ठीक है, वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता वस्तु के दिए हुए मूल्य, ठीक है, और आय पर खरीदने के इच्छुक और समर्थ है, ठीक है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। इस डेफिनेशन में मैंने जो ज्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है, एक तो वस्तु का मूल्य हो गया, आय हो गई, खरीदने की इच्छा हो गई, और समर्थ। अगर ये चारों डेफिनेशन के तुम्हारे अंदर है, ठीक है। अच्छा, वस्तु की मात्रा, और ठीक है, वस्तु की मात्रा, अगर तुम्हारे पास ये सारे पॉइंट तुमने लिखे हैं अपने उसमें डेफिनेशन के अंदर, तुम्हारे फुल मार्क्स पक्का, ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं मांग वक्र क्या होता है, ठीक है। तो मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा का रेखीय प्रस्तुति है, ठीक है, रेखीय प्रस्तुतिकरण है, उसी को बोलते हैं मांग वक्र। अब सुनो भाई, यहाँ बात चल रही है, जब वस्तु की कीमत थी 0, उसकी मात्रा दी मैंने 9। जब वस्तु की कीमत थी 10, उसकी मात्रा मैंने कम कर दी। क्यों? जब जब कीमत बढ़ती है हमारे पास, ठीक है, हम उसकी मात्रा कम कर देते। देखो, मान लो कि मार्केट में तुम्हारा 5 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, तुम 2 किलो ले आए। अब प्याज हो गया 300 रुपए किलो, तुम लेके आओगे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। ऐसा क्यों? जब जब कीमत बढ़ती है तो हम वस्तु की मांग कम कर देते हैं, ठीक। ये हमारा मांग का नियम बोलता है। अब सुनो, फिर दोबारा कीमत बढ़ी, और कम कर दिया, कीमत और बढ़ी, और कम किया, कीमत और बढ़ी, और कम कर दिया। कीमत जब बहुत ज़्यादा हो गई हम उसको लेंगे ही नहीं, ऐसा होता है।
इसीलिए मांग वक्र में बस गया ऊपर से ऐसे नीचे की ओर होता है, ठीक है। इसको याद रख के चलना। अब सुनो, जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये मांग वक्र, ये और ये, ठीक है, इसको पूरा छाप के आ जाना। मैं कहूँ डिट्टो ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट और टेक के आ जाना इसी में, ठीक। अब सुनो, जिस बच्चे को इस पूरे नोट्स के पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो जाके ना डिस्क्रिप्शन चेक करने का, वहां तुम्हें आराम से लिंक मिल जाएगी इसकी। अब सुनो भाई, बात करते हैं कि ऋणात्मक संबंध क्या होता है। ध्यान रखे चलना, मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत और जो उसकी जो मांगी की जो मात्रा है, ठीक है, वस्तु की कीमत और उसकी जो मांगी की मात्रा के बीच में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है, ये दिखा ना मैंने, अगर तुम्हारी वस्तु की कीमत क्या बढ़ जाती है, ठीक, तो उसकी मांग के अनुसार कम कर देता है। इस बात को याद रख के चलना। मांग का नियम क्या बोलता है, जब भी मांग के नियम की बात आई ना, तो तुम्हें दो बार जरूर समझाना इसके अंदर कि हाँ भाई क्या क्या बात है, ठीक। तुम बोलोगे ऐसे कि जब भी वस्तु की कीमत जो होती है अगर वो बढ़ जाती है, तो उसकी जो मांग है कम हो जाएगी, और वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, उसकी जो मांग है वो क्या है, बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मांग का नियम, ठीक है, मांग का नियम इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब सुनो, अगली बात करते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से मांग वक्र के ढलाव होने की व्याख्या की जा सकती है। ध्यान रखना, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता उपयोगिता का नियम ये बताता है कि जब जब हम किसी वस्तु की इकाई का अधिक से अधिक खरीद करते हैं, ठीक है, तो हम क्या है, उसको खरीदने की इच्छा कम रखते हैं। इसको वैसे ना बस हल्का सा याद रख के चलना, वरना तुम्हें ऋणात्मक संबंध और जो मांग का नियम है इसे याद रख के चलना, कुछ और नहीं है। अगला सुनो, हम बात करते हैं कि उपभोक्ता जो है, ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि देखो, जो मैंने ऊपर बात करी अभी, उसमें मैंने बात करी कि हमें बस क्रमवाचक, उसमें मैंने करी ये थी संख्यावाचक थी आई थिंक। हाँ भाई, ये संख्यावाचक थी हमारे पास, ठीक है। अगली बात करते हैं क्रमवाचक का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का मतलब होता है कि हम इसमें कह रहे हैं कि देखो, वास्तविक जीवन में उपभोक्ता उपयोगिता संख्या में नहीं मापता, यद्यपि वह विभिन्न वस्तु के बंडल को क्रमानुसार चयनित कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। हमें ध्यान रख के चलना है कि क्रमवाचक के अंदर क्या होता है, हम इसमें गिनती लेकर नहीं चलते, हम इसमें स्टेप बनाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो जब भी क्रमवाचक के बारे में आता है ना, तो हमें क्या बोलना है इसके अंदर, हम इसमें गिनती में उपयोगिता को नहीं नापते, हम इसमें क्रम के हिसाब से उपयोगिता को नापते हैं। जो जो बोल रहा हूँ उसको लिख भी लिया करो थोड़ा बहुत, तो वीडियो रोक के। अब सुनो, बात करते हैं अनादिमान वक्र क्या होता है। जिससे हम बोलते हैं कि अगर इसको इंग्लिश में बोल जाए, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो जो मेरे पास अनादिमान वक्र है, ये दो वस्तु के बीच में ऐसे संयोगों को दिखाता है, ठीक, जिससे एक उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब सुनो, अगली बात करते हैं, हमारे पास ये रहा इसका अनादिमान वक्र कैसा कैसा होता है, ठीक। अब सुनो, एक व्यक्ति है, उसके पास थोड़े पैसे थोड़े होंगे, वो क्या करता है, पॉइंट ए पे केले के ऊपर एक जो केला है उसकी 1 इकाई ले रहा है और आम की ले रहा है 15 इकाई, ठीक। लेकिन अगर उसे केले की इकाई बढ़ानी है, उसे आम की इकाई कम करनी होगी। उसने जैसे ही केले की इकाई बढ़ाई, उसने आम की इकाई को कम कर दिया, ठीक। उसने एक और बढ़ाया, एक और कम कर दिया, और बढ़ाया उसने और कम कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से देखना होता है। लेकिन तुम अगर गौर से देखोगे, ये जो है वैसे कितना छोड़ा, वैसे छोड़ा -3, फिर कितना छोड़ा इसने, 2 छोड़ा, फिर कितना छोड़ा, 1। तो ये जो त्यागने की जो प्रवृत्ति है क्या घट रही है, ऐसा क्यों, इंसान जब किसी चीज को चख लेता है, देखो पर उसने 1 इकाई ली, इसने जब उसने पहली इकाई ली थी ना, जब उसने पहली इकाई से अगली इकाई पे बढ़ा था वो, तो उस टाइम उसने ज्यादा त्याग किया, क्योंकि जब भी कोई इंसान पहली बार किसी चीज को देखता है, किसी चीज को लेता है, उस पर वो ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, ठीक। लेकिन जब उसको वो चीज मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस पर थोड़ा कम पैसे खर्च करता है वो, ठीक है। जब और लेना होगा और पैसे कम खर्च करेगा, इस तरीके से। और इसी का तुम एक ग्राफ बना दो यहाँ पे डिट्टो ऐसे ही, ठीक है, ये ग्राफ बना देना, और बाकी तुम्हारा मैटर सॉर्ट है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में डिट्टो छाप देना ये वाला, ठीक, फुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें इसमें। अब सुनो, हम बात करते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ऐसा होता है कि एक वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें दूसरे वस्तु की
कुछ इकाई को छोड़ना होता है, ठीक है? और जिस इकाई में हम छोड़ते हैं, जिस अनुपात में हम छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखा है, अनादिमान वक्र पर उपभोक्ता को केले की एक अतिरिक्त इकाई के लिए आम की कुछ इकाई को छोड़ना पड़ता है, ठीक है? ताकि संतुष्टि के समान स्तर को बनाया जा सके, ठीक? और इसका जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक? अब सुनो, अगली बात करते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर का प्रदर्शन कैसे कैसे निकालना, मतलब उसको दिखा रहे कैसे। देखो क्या कहा था पहले मैंने, एक था, फिर दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, ठीक? यहाँ पे कितना हुआ, 15 से 12, 10 और यहाँ 9, ठीक? तो ये बताओ स्टार्टिंग में कितना घटा हमें पता ही नहीं है, स्टार्टिंग में कितना बढ़ गया और कितना घटा हमें पता ही नहीं था यार, तो पहला वाला इग्नोर मारेंगे। लेकिन यहाँ तो पता है मेरे को यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ मेरे पास एक बढ़ा है, ठीक है, और तीन घट गया है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर का फॉर्मूला होता है हानि, ठीक है, बटे में लाभ, ठीक है? हमने कितना त्याग किया है तो उसके ऊपर, तो कितना त्याग किया मैंने, -3, ठीक? और डिवाइड किससे करा हमने उसको, एक से, तो आ गया 3, ठीक? तो फिर क्या, दो आया, फिर एक आया। हमें और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती क्यों है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे ये ह्रासमान सीमांत के अनुसार घटती घटती है, ठीक है? इतना याद रख के चलना। अब सुनो, अगला पास है अनादिमान वक्र की आकृति। जो अच्छा देखो, जो मेरे पास था ना, जो मैंने बताया वो तुम्हें अभी ऊपर, ये अनादिमान वक्र, ठीक? इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, या तो बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा या फिर छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। छोटा देखो, इसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये टेबल और ये कर्व, ठीक है, और दोनों को कर देना हल्का हल्का एक्सप्लेन, तुम्हें फुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब सुनो, अनादिमान वक्र की आकृति की बात करते हैं। तो जो मेरे पास अनादिमान वक्र की आकृति है, ठीक है, इसमें होता क्या है, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, ठीक है? जो मेरे पास अनादिमान वक्र कैसे होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक? इसे बोलेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के कारण होती है, ठीक? तो यही बात इसमें लिखेंगे और इस टेबल को समझा देना है और ये कर बना दोगे, बस इतनी बात है, ठीक है? अब सुनो, अच्छा अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो अनादिमान वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे अनादिमान वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढलवा इसीलिए होता है क्योंकि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाती है, ठीक है? ये बस क्या, घटती जाती है, ठीक? और ये ह्रासमान सीमांत जो प्रतिस्थापन की दर है इसके अनुसार भी घटती है, इसीलिए बस। अगली बात करते हैं, हमारे पास जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर हो, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, ठीक? अगर कह रहा हूँ ये जो प्रतिस्थापन की जो दर है, ये जो मेरे पास घटने बढ़ने की दर है, यहाँ तो घट रही है, लेकिन मैं बोल दूँ यहाँ भी ये घट रहा है, देखो यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ एक घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी घट रहा है, मतलब कि एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अगर बार बार ऐसा ही होगा, ठीक है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर हो, ठीक है, बोलते हैं पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में ऐसा होता है। इसको याद रख के चलना, ये कब होता है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में, मतलब कि ऐसी वस्तु जिसको तुम एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हो, जैसे कि जेल पेन, वॉल पेन, ठीक है? ये अब सुनो, यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर है तो परिणाम स्वरूप एक अनादिमान वक्र नीचे की और सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसको फिर इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, फिर हम इसको दिखाएंगे ऐसा कुछ, देखो ये बनाएंगे इसका ऐसा, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा वक्र ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे को जाओ, देखिएगा नॉर्मली वक्र कैसा होता है, जो नॉर्मल वक्र है, ठीक है, ऐसा बनता है। लेकिन हमें क्या देखना है, अगर मेरे पास ना, जो मेरे पास सीमांत की जो प्रतिस्थापन दर है अगर वो स्थिर है तो वक्र मेरा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ठीक है? इस बात को याद रख के चलना, ठीक? अब सुनो इसके अंदर और बातें कि और क्या क्या बातें आ सकती हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, और वो सीधी वक्र रेखा कैसी होती है, वहां पे देख लो ये, ठीक है, ये इस तरीके से बना देना, ठीक है? ये ना हल्की बहुत ना जब बनती है ऐसे ही बनती है, ठीक है? हल्की बहुत मतलब ऐसे ही जो बनाई ना मैंने, नॉर्मली ऐसी बनती है, ठीक है? लेकिन तुम्हें बनाना ऐसे ही है, जब भी एग्जाम में बनाओगे तो ऐसे बना के आना, ठीक? जब तुम्हारे पास क्या है,
अनादिमान वक्र सीधी रेखा कब होती है? जब तुम्हारी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, स्थिर रहेगी तब तुम्हारे ऊपर से नीचे गिर जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही हो, ठीक है, इस टाइम कैसा होता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ रही है तो अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या मूल बिंदु की ओर उठा होगा, ठीक है। देखो कैसे, इस तरीके से मान लो, ठीक है, हल्का हल्का ऐसा ऐसा उठा होगा, ठीक है। अब सुनो, तो इसमें इस पॉइंट का देख के चल लेना कि क्या क्या होता है। अगली बात करते हैं, एक दृष्टिमान मतलब एक दृष्टि अधिमान का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यदि उपभोक्ता दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिनमें दोनों वस्तु में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरे वस्तु की भी कम मात्रा ना हो, उसे बोलते हैं एक दृष्टिमान, ठीक है, एक दृष्टि अधिमान। मतलब कि मैंने बोला कि भाई देखो, तुम ले लो एप्पल, ठीक है, और बनाना ले लो, ठीक है। उसने बोला भाई अगर 12 इसमें ना तो 13 इसमें भी दे दो। तो वो देखिएगा आसपास के अगर जोड़े बन रहे हैं ना, ठीक, तो यहाँ पे बोलते हैं एक दृष्टिमान, मतलब एक दृष्टि अधिमान बोलते हैं इसको, ठीक। इस बात को याद रखना। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो कि इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे, ये दो एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ोगे ना अपने आप पता चल जाएगा, और इसमें कुछ कुछ बातें और हैं, ठीक। पहली बात यह है कि जो मेरे पास ये जो वक्र है, सबसे ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि दिखाता है, ठीक है। और ये जो वक्र है तीनों, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक। तो ये सारी सारी बातें याद रख के चल लेना। और जो सबसे निचला वक्र है, ठीक है, जो सबसे नीचा वक्र है, ये सबसे कम संतुष्टि दिखाता है, ठीक। अब देखो क्या ना, अनधिमान मानचित्र। तो इसमें कह रहा है कि सभी बंडल पर उपभोक्ता के अधिमानों का अनाधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। और मेरे पास ये वही चित्र है जो बोलते हैं ना अधिमान मानचित्र। इसमें क्या बोला मैंने, सबसे ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर सबसे नीचे वाला, ठीक। इसके बारे में तो मैं बातें बता चुका हूँ। अब सुनो, अनादिमान वक्र की विशेषता, ठीक। पहली बात, जो अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे को ढलवा होता है। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो हम बोलेंगे जो अनादिमान वक्र है वो दाएं से बाएं की ओर ढलवा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेरे पास सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो क्या हमेशा घटती रहती है, ठीक। ये फिर बोलेंगे जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो क्या हमेशा घटती है, इसीलिए ऐसा होता है, बस। दूसरी बात, ये देखो, इसकी चित्रकला बना देना, बाकी मैटर शॉर्ट। अगला क्या, जो दूसरी बात है कह रहे उच्च अनादिमान वक्र उच्च हाँ भाई, कह रहे कि जो उच्च अनादिमान वक्र है वो उपयोगिता के उच्च स्तर को दर्शाता है। इसमें पहली बात बता रखी है कि एक जो अनादिमान वक्र है, ठीक, जो इसका सबसे ऊपर वाला है, ठीक, वो हमेशा सबसे अधिक संतुष्टि को दिखाता है। अब सुनो उसके बाद अगली बात क्या है इसमें, दूसरा, दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, इसको याद रख के चलना, ठीक। अगली बात, कोई चित्र बना के आ जाना उसके बाद, ठीक है। भाई मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो एग्जाम में आने के बहुत तगड़े चांस होते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं उपभोक्ता का बजट, ठीक है। उपभोक्ता बजट है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस, मतलब नहीं, हद से ज्यादा चांस होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आएगा, पहले तो हमें बजट क्या होता है, ठीक है। तो सुनो, बजट को बताने के लिए हमें ये वाली बात देख के चलनी है कि बजट जो है वो प्रतिबंध। अच्छा एक काम करता हूँ, जो बजट है ना इसको करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।